उसके बाद अगला दोष है धनवानों के हितों की हानि। एक और मैं कह रहा हूं कि धनवान उम्मीदवार पैसा देकर निर्धनों के मत खरीद लेते हैं। दूसरी ओर वयस्क मताधिकार में धनवानों के हितों को भी खतरा है। वह कैसे? समाज में निर्धनों की संख्या ज़्यादा सामान्यतः, और ये निर्धन जो हैं वो धनवानों के प्रति एक तरीके से ईर्ष्या की नज़र रखते हैं, जलन की दृष्टि से देखते हैं और प्रतिशोध की भावना रखते हैं। और अपने बहुमत के बल पर निर्धन लोग अपने बहुमत के बल पर धनवानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना रहती है। सातवां तर्क, पारिवारिक शांति भंग होने की संभावना। आलोचकों के अनुसार स्त्रियों को राजनीति में न घसीटा जाए, ऐसा एक वर्ग का कहना है, एक विचारकों के एक वर्ग का कहना है कि स्त्रियों को राजनीति में न डाला जाए, घसीटा न जाए। परिवार की शांति के लिए उस दृष्टिकोण से ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि उनका कार्य घरेलू और पारिवारिक होता है। स्त्रियों द्वारा राजनीति में प्रवेश से पारिवारिक जीवन में जो सुख है, जो शांति है, एकता है, उसको भारी चोट पहुंचेगी। क्योंकि हो सकता है स्त्री के विचार कुछ और हों राजनीतिक मामलों में, और पुरुष के विचार कुछ और हों, लड़कियों के विचार कुछ और हों और लड़कों के विचार कुछ और हों। ऐसी स्थिति में परिवार की शांति, परिवार का सुख, परिवार की एकता, इसको बड़ा चोट पहुंचेगी। और ये बात तो सही है, लेकिन केवल इसलिए उन लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ये गले नहीं बैठता। एक परिवार में जो पुरुष वर्ग है उसमें भी यदि अलग अलग विचार हों तब क्या होगा? तो ये बिंदु जो है विचारकों का, ये सोचने लायक है। इसके औचित्य को और गहराई से सोचने की जरूरत है। यानी पारिवारिक जीवन के अस्त व्यस्त होने की शंका, संभावना को लेकर विचारक चिंतित दिखाई देते हैं। अंतिम बिंदु इन विचारकों के, जिसमें वो सार्वजनिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार को दोष देते हैं, वह है कि वास्तव में मतदान एक अधिकार ही नहीं है बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। तो आठवां जो बिंदु है वह मतदान एक पवित्र कर्तव्य, ए सॉलम ड्यूटी, SOLUMN, सॉलम ड्यूटी। इस पवित्र कर्तव्य में, कर्तव्य इसलिए क्योंकि सच्चा लोकतंत्र वही है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और वास्तव में बहुमत की सरकार आए। बहुमत की सरकार के लिए ज़रूरी है कि बहुमत मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और वहाँ पर सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन इन विचारकों का कहना है कि यदि हम किसी को भी दे दिए मतदान का अधिकार, जिसको हम सामान्य भाषा में ऐरे गैरे नत्थु खैरे ऐसी भाषा बोलते हैं, तो किसी को भी दे देने से इस मतदान के अधिकार की पवित्रता पर ठेस पहुंचती है। क्योंकि मतदान का अधिकार व्यक्ति किसी एक खास चुनाव के लिए 5 वर्ष में एक बार करता है, और देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए वह मतदान करता है। देश की निष्ठा, देश की प्रतिष्ठा इसमें जुड़ी हुई है। इसलिए मत का उपयोग बड़ी सावधानी से करना है, मत का उपयोग बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ करना है, मत का उपयोग बड़े विवेक के साथ करना है। और ऐसा कौन कर सकेगा? वही जो उचित रूप से शिक्षित हो, जागरूक हो। इसलिए ये अधिकार केवल उनको मिलना चाहिए जो राज्य की भलाई और जनता के लिए इसका उचित उपयोग करें।
तो अधिक से अधिक योग्यता जो लोग रखते हों इस मुद्दों पर, उन्हें ही वयस्क मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, ऐसा इनका तर्क है। पवित्र कर्तव्य के नाम पर उनका कहना है कि वयस्क मताधिकार सीमित रहे। यद्यपि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विपक्ष में कई तर्क मैंने आपको बताए, इनमें से कुछ तर्कों में सत्यता भी है, सच्चाई भी है। कुछ तर्क बड़े उचित दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर हैरोल्ड लास्की, जिनका जिक्र राजनीति विज्ञान में मैं बारंबार कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, नो ऑल्टरनेटिव टू दिस। इसमें कितने भी दोष हों, फिर भी यह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। जितनी भी प्रणालियां हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका कोई विकल्प नहीं। लोकतंत्र की सफलता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर निर्भर करती है। इसीलिए प्राय सभी लोकतंत्र जो हैं वहाँ पर मताधिकार के इसी सिद्धांत को अपनाया गया है, इतने दोषों के बावजूद जिनका जिक्र मैं किया हूँ। और इस सिद्धांत में प्राय यही दोष है जो लोकतंत्र में है। लोकतंत्र के दोष और इस सिद्धांत के दोषों में आप एक समानता देखेंगे। तो इसके मायने क्या कि इन दोषों को यदि दूर करना है तो हमें नागरिकों को शिक्षित करना होगा, राजनीतिक जागरूकता लानी पड़ेगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र गति से करना होगा ताकि जागरूकता बढ़े। और यदि ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छा ही है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के तथाकथित खतरों से भी हमें दूर रखता है। ये तो हुई बात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। अब हम थोड़ा इसके महत्व को समझ लें। इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, इम्पोर्टेंस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, इसकी महत्ता क्या है? पहला, व्यावहारिक अभिव्यक्ति, सभी को संप्रभुता मिली हुई है। जन संप्रभुता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति वयस्क मताधिकार से ही संभव है, क्योंकि देश के जो सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु मिलने के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिलेगा। मतदाता जनप्रतिनिधि संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बिना भेदभाव के चुनते हैं और इसी से स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को ताकत मिलती है, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। तो इसलिए पहला महत्व यही है कि ये हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये हमें समानता की स्वतंत्रता देता है, समानता का अधिकार देता है। जब प्रतिनिधियों का चयन बिना भेदभाव के, तो फिर मतदाताओं के लिए क्यों हम भेदभाव करें? इसलिए वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण। दूसरा, वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की जो शासन में भागीदारी है वह साबित होती है। यहाँ पर हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्यों? सार्वभौमिक मताधिकार का तो हम जिक्र कर चुके हैं, गुण दोष जान चुके हैं, उसकी औचित्यता पर भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर वयस्क मताधिकार क्यों, क्या महत्व है? इसका यह महत्व है कि वयस्क मताधिकार के जरिए जनता शासन में अपनी भागीदारी साबित करती है। जनता देश की समस्याएं, मांग, विभिन्न वर्गों के हितों, इसके बारे में सोचती है और ऐसा सोचते हुए वो मत का उपयोग करती है। और इसी को हम कहते हैं राजनीतिक चेतना, जागरूकता, जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वयस्क मताधिकार का सीधा सरोकार राजनीतिक जागरूकता से है और इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है।
तीसरा कारण वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है वह है कि यदि वयस्क मताधिकार ना हो तो जनता और प्रतिनिधि के बीच में कनेक्ट क्या रहेगा? जनता और प्रतिनिधि किस चीज से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे? लिंक क्या रहेगा? दूसरे शब्दों में, वयस्क मताधिकार के कारण ही सरकार और जनता के बीच में लिंक रहता है और सामंजस्य रहता है, क्योंकि सरकार जो है, जो जनता की प्रतिनिधियों से बनी है, वह जनता की अपेक्षाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बनाई गई है। जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है। और इससे क्या इससे नागरिकों में राजनीतिक चेतना बढ़ती है और ये जो सामंजस्य होता है वो शासन की कुशलता के लिए बड़ा जरूरी है। अन्यथा शासन और जनता, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहेगा, संवादहीनता रहेगी, विरोध रहेगा और यह विरोध किसी स्तर पर जाकर विद्रोह और क्रांति में बदल जाएगा। मताधिकार ये सुनिश्चित करता है कि इनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सत्ता तक पहुँचें। सत्ता जनता की नब्ज को, उनकी नाड़ी को सही रूप से पहचानने की, समझने की, जानने की कोशिश करे और ये संभव है वयस्क मताधिकार के जरिए। दूसरा, अगला महत्व, वयस्क मताधिकार के कारण सरकार को संवैधानिक आधार मिलता है। संवैधानिक आधार के क्या मायने हैं? सरकार किस बल पर सरकार बनी है? किसने बनाया है? इस सरकार का औचित्य क्या है? जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस सरकार का लोकस स्टैंडाई क्या है? किस आधार पे सरकार, किसने निर्माण किया? इन सब सवालों का एक उत्तर है और वह है जनता के मतों के आधार पर। जनता के मतों के आधार पर, और जनता को मत देने का अधिकार संविधान में डाला गया है, संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान के तहत जनता के द्वारा उपयोग किए गए मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार आई है, इसलिए यह सरकार संवैधानिक है। तो इसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता यदि वयस्क मताधिकार रहे तो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली महत्वपूर्ण बात, सरकार यदि जनता की नहीं सुनेगी, सरकार से यदि जनता असंतुष्ट है, सरकार यदि जनता की अपेक्षाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है, सरकार ने अपनी कार्यशैली से जनता को यदि निराश किया है, तो जनता के पास क्या कुछ ऑप्शन है? बिल्कुल है, और वह ऑप्शन है मत का अधिकार। अगले चुनाव में वह उस सरकार को सत्ता से हटा सकती है, किसी अन्य दल को, किसी अन्य पक्ष को वोट देकर, मत देकर जनता सरकार को हटा सकती है। ये इस बात को साबित करता है कि वयस्क मताधिकार कितना महत्वपूर्ण है। इसका यही महत्व रहा है कि जनता जब चाहे सरकार बदल सकती है, और जब चाहे से अर्थ है जो उसका काल हो, उस काल के दौरान। अभी फिलहाल इस बात को लेकर विचारवेत्ताओं में ये बहस चल रही है कि क्या राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार भी क्या जनता को दिया जाए। ये बुलाने का अधिकार क्या है, इस पर हम किसी अन्य अध्याय में चर्चा करेंगे। पर बुलाने का अधिकार वास्तव में यदि लागू होता है तो जब चाहे तो बुलाया जा सकता है। वर्तमान में ऐसा नहीं है। जनता वापस बुला सकती है, पर एक कार्यकाल के बाद, अगले कार्यकाल के प्रारंभ में। और अंतिम बिंदु जो वयस्क मताधिकार के महत्व को बताता है वह है, वयस्क मताधिकार से नागरिकों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। नागरिक अपने को शासन निर्माता, सरकार निर्माता के रूप में देखता है।
सरकार बनाने में उसकी अहम भूमिका को महसूस करता है, और यदि ऐसा करता है तो उसके द्वारा देश में किसी तरह की क्रांति विद्रोह की संभावनाएं कम हो जाती हैं, बल्कि नहीं रहती। तो इस प्रकार हम देखते हैं वयस्क मताधिकार के महत्व क्या हैं, क्यों वो महत्वपूर्ण है। मताधिकार के बारे में विस्तार से अध्ययन के बाद अब हम आते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। अभी तक हमने बात की जनता के अधिकार की, मत की, और मत कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह का मताधिकार है, कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हमने चर्चा की, अर्थात जनता के पहलू पर चर्चा की। एक लोकतंत्र में जनता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, एक लोकतंत्र में जनता के मतों की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है, मत क्या है, इसको समझा। अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं, जिसे मत देना है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे, अर्थात उम्मीदवारों की। उम्मीदवार यानी चुनाव लड़ने का अधिकार। जहां जनता को, नागरिक को मत देने का अधिकार है, वहीं उसे चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है। तो अब अगला बिंदु है चुनाव लड़ने का अधिकार, अर्थात राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने के लिए भी किसी तरह का भेदभाव नहीं, जैसे मताधिकार के मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं, उसी तरह लड़ने के लिए भी, उम्मीदवार बनने के लिए भी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हर नागरिक को, किसी भी श्रेणी वर्ग का हो, चुनाव लड़ने का अधिकार है, बशर्ते वह पागल घोषित ना किया गया हो, बशर्ते उसको सज़ा 2 साल से ज़्यादा की ना मिली हो, आदि आदि। लेकिन किसी तरह की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक योग्यता उसके लिए जरूरी नहीं है। जो भी वयस्क है वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। एक इसमें जरूर बिंदु जोड़ा गया है इनकी योग्यताओं को लेकर, और वह है आयु सीमा। आयु सीमा के मामले में ये स्पष्ट है कि जो विभिन्न पद हैं उनकी अलग अलग आयु सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभा के लिए आयु सीमा 25 वर्ष, न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। उसके बाद राज्यसभा और विधान परिषद, उसके लिए 30 वर्ष, न्यूनतम आयु सीमा, अधिकतम पर कोई बंधन नहीं। और तीसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कम से कम 35 वर्ष उसकी आयु। आप पूछेंगे सर प्रधानमंत्री की क्या योग्यता? आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे इसका उत्तर, लेकिन फिर भी बता दें कि प्रधानमंत्री का नाम यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि प्रधानमंत्री तो लोकसभा या राज्यसभा का ही सदस्य होता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की जो पात्रता है उसे यदि वो पूरा करता है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। तो कुल मिलाकर अब हमने आयु सीमा के बारे में जाना और चुनाव लड़ने की पात्रता क्या है इसे समझा। ये भी समझा कि चुनाव लड़ने के लिए, जैसे मत देने के लिए कोई आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग आदि का प्रतिबंध नहीं है, ऐसे ही चुनाव लड़ने के लिए भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए 2 या उससे ज़्यादा वर्षों के लिए दोषी, या उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसा साबित हुआ हो मेडिकली, या वह किसी अन्य लाभ के पद पर हो, अर्थात कहीं और से वह कमार कर रहा हो, तब वह चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन यदि चुनाव लड़ना है और सज़ा ना मिली हो और पागल घोषित ना किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वह लाभ के पद को छोड़ सकता है और चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार ये हो गई चुनाव लड़ने की मूल योग्यता क्या है। कुल मिलाकर ये सुनिश्चित किया गया है
कि जहां मतदान देने की पात्रता अधिकतम समाज के अधिकतम तबके को हो, वहीं चुनाव लड़ने की पात्रता भी समाज के अधिकतम तबके को मिले। चुनाव की योग्यता, चुनाव लड़ने की योग्यता बड़ी सरल रही भारत में, जैसा मैंने बताया। तो चुनाव लड़ने की योग्यता, मत डालने की योग्यता और उनको विस्तार से समझने के बाद अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। अगला विषय, चुनाव कराना एक बहुत महती कार्य होता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। बल्कि कहना चाहिए वो तो चुनाव व्यवस्था जो है, अर्थात इलेक्शन प्रोसेस, वो किसी भी सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है, लाइफ। लोकतंत्र में चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव तो हो जाएंगे, चुनाव होते रहेंगे, हो जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव किस प्रकार हुआ, किस प्रकार के क्या मायने हैं, किस प्रकार, मतलब हाथ उठाकर हुआ या वोट डाल के हुआ या क्या तरीका हुआ, वो नहीं, किस प्रकार के मायने हैं, कितना निष्पक्ष हुआ, कितना निर्भीक हुआ, कितना बिना सरकारी मशीनरी के दबाव या बिना किसी व्यक्तियों के दबाव के मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया और कितनी निष्पक्षता से डाले गए मतों की सही गणना की गई। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बिना दबाव के मत डालने, बिना दबाव के उम्मीदवारी बनाना और बिना दबाव के डाले गए मतों को गिनकर सही संख्या सामने लाना, ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं किसी चुनाव में। और इसीलिए कहा मैंने कि चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु अधिक महत्वपूर्ण है कि चुनाव किस प्रकार संचालित हुए। ये जो तीनों काम मैंने बताए, उम्मीदवारी का दबाव ना होना, उम्मीदवारों पर किसी तरह का दबाव ना होना, मतदाताओं पर किसी तरह का दबाव ना होना, और जो लोग चुनाव करवा रहे हैं उन पर कोई दबाव ना होना, और मतगणना में निष्पक्ष रूप से गणना करना। ये संचालन का काम कौन करता है, और वह भी निष्पक्ष तभी संभव है जिसका इन तीनों अंगों से सरोकार ना हो, तभी तो निष्पक्ष होगा। यदि संचालन करने वाले का हित इनमें से किसी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो उम्मीदवारों के हित से जुड़ा हो या मतदाताओं के हित से जुड़ा हो, ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। निष्पक्ष और जिसे हम कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, अर्थात जो भी हो रहा है वो जनता जनार्दन को मालूम रहे। ऐसी कोई बात पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने वाली न रहे। जो भी बात है इस चुनावी प्रक्रिया में, जिसका हम आगे पूरा जिक्र करेंगे विस्तार से, उस पूरी प्रक्रिया, वह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, तभी ये चुनाव सफल चुनाव कहलाता है। और ये लोकतंत्र की सफलता की एक बहुत बड़ी निशानी है। किस प्रकार संचालित होते हैं, इसके मायने कितने निष्पक्ष हैं, कितने पारदर्शी हैं, और चुनाव व्यवस्था का संचालन करने वाला अभिकरण, जो भी संस्था, कितना निष्पक्ष और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। क्योंकि जितनी निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करेगा, जनता का उतना ही ज़्यादा विश्वास वो जीतेगा। तो कितना विश्वास पाने में वह सफल रहा है, यही सच्ची चुनाव प्रक्रिया का पैमाना है। यदि निर्वाचन व्यवस्था में आम जनता का विश्वास न रहे तो मैं मत देने नहीं जाऊंगा। यदि निर्वाचन व्यवस्था में आम जनता का विश्वास न रहे तो लोग उम्मीदवारी नहीं करेंगे।
पात्रता रखते हुए भी, इच्छा रखते हुए भी उम्मीदवारी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव तंत्र जो है वह ईमानदार नहीं है, वह निष्पक्ष नहीं है। तो यदि वो निष्पक्ष और ईमानदार नहीं रहेगा तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ऐसी स्थिति में यदि आम जनता का विश्वास चुनाव संचालन करने वाले संस्था पर ना हो तो जो लोकतंत्र का पूरा आधार है वही खत्म, वही ढह जाएगा। भारत के संविधान निर्माता जो थे वो निष्पक्ष चुनाव की महत्ता से भी उतना ही वाकिफ थे जितना कई अन्य पहलुओं से जिसका जिक्र हम हर अध्याय में करते आए हैं, और ऐसा करते हुए ये समझते आए हैं कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, कितनी मेहनत से कमोबेश उन्होंने अपने कार्य किया है, कितना बखूबी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। निष्पक्ष चुनाव की महत्ता को समझते हुए इन संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान किए जिसने ये सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र जो है उस पर जनता का विश्वास बना रहे।